हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे, अपने माता पिता की बात को मानते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 लिया गया है गणित में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्या है प्रश्न कि इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है 140। पहला प्रश्न क्या है? 140। ठीक है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो आप क्या करेंगे? 140 का भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड करें। यहां पर गौर करिए, जब कभी भी आप अभाज्य गुणनखंड बना रहे हैं या एलसीएम बना रहे हैं, एचसीएफ बना रहे हैं, ठीक है, भाग का कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। यदि विभाज्यता का नियम आपको पता नहीं होगा तो इसको बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी। आप गुना भाग करते रहेंगे और विभाज्यता के नियम में आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि किस से किस में भाग लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और वैसे हम यहाँ अल्पांश चर्चा करते हैं उसके बाद। गौर करिए, ये 140 है। ठीक है, इसके इकाई अंक को देखिए। इकाई अंक में क्या है? 0 है। यदि इकाई अंक में 0 हो तो उस संख्या में किसी संख्या से भाग लगे या ना लगे, लेकिन 2 से, 5 से और 10 से हर हाल में भाग लगेगा। 0 वाले को हम देख लिए, जिसके अंत में 0 हो तो उसमें किसी से लगे या ना लगे वो बात की बात है, लेकिन उसमें 2 से हर हाल में लगेगा, 5 से हर हाल में लगेगा और 10 से हर हाल में लगेगा। ठीक है, और से भी लग सकता है लेकिन इससे निश्चित ही लगेगा। अब यहां पर देख लीजिए, यदि इकाई अंक में 0 आ जाए, इकाई अंक में आपका क्या आ जाए? 0। इकाई अंक पर आपका 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, अंत में देख लेना है। तो उसमें 2 से हर हाल में भाग लगेगा। इकाई में 0 होगा तो भी 2 से लगेगा, 2 होगा तो भी 2 से लगेगा, 4 होगा तो भी 2 से लगेगा, 6 होगा उसमें भी 2 से लगेगा और 8 में भी 2 से लगेगा। ठीक है, अब यहां पर गौर करिए 140, यहां पर क्या है? इकाई अंक 0। आंख मूंद करके 2 से भाग लगाइए, यहां 2 से भाग लगेगा, 7 दूनी 14, ये 0। वैसे भी आप बनाएंगे, 140 का आधा कितना हो गया? 70। आधा करते जाइए। अब यहां पर देखिए फिर 0 आ गया, 0 आ गया, वही नियम, 2 से फिर आप लगाइए, ये क्या हो गया? 35। अब देखिए, अब क्या आ गया? 5। अब यहां पर 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। तो 2 के बाद हम किसको चेक करेंगे? 3 से। 3 से इसमें भाग लगेगा। अब 3 का क्या तरीका है? अब जैसे देख लीजिए, यहां पर 3 है और 5 है, तो यहां पर कितने? इकाई और दहाई 2 अंक है और दोनों को हम जोड़ेंगे, 3 जोड़ 5 बराबर कितना हो गया? 8। तो इस 8 में इस अंक को जैसे देखिए, ये आपका इकाई अंक है और ये आपका दहाई अंक है, या 3, 4 कोई भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, कुछ भी, कोई भी अंक है, जितना भी अंक है उसको हम जोड़ करके देखेंगे। यदि जोड़ने के बाद उसमें भाग लग रहा है तो 3 से भाग लगेगा। तो यहाँ जोड़ कर कितना हुआ? 3, 5 को जोड़े, ये 3 और 5 को जोड़े तो कितना आ गया? 8। क्या 8 में तो लग रहा है 2 से? नहीं लग रहा तो भाग तो लग जाएगा 2 से। नहीं, हम बता रहे थे कि इसको जोड़ करके 3 से भाग लगना चाहिए। 2 के लिए तो हम बताए इकाई अंक, यदि इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 रहता तब न लगाते आप 2 से, नहीं। लेकिन आपको इकाई अंक तो 5 आ गया, इसीलिए 2 का कहानी खत्म हो गया। अब हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 से चेक करने का क्या नियम है कि जितना भी आपका अंक है उस सब अंक को जोड़ देंगे। जैसे इसमें 2 ही अंक था,
3 5 कितना, 3 5 जोड़कर 8 हुआ। तो 8 में देखेंगे कि 3 से लग रहा। यदि 3 के पहरा में आपका 3 के टेबल में यदि 8 आ रहा है तो लगा दीजिए, नहीं आ रहा है तो नहीं लगेगा। अब जैसे यहां पर देख लीजिए, हम दूसरी संख्या लेते हैं। अब यहां देखिए, ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। अब यहां पर देखिए सभी अंक को जोड़ दीजिए। यहाँ पर कितना, 2 4 6 3 2 1, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़िए। 2 4 कितना, 6 और 6 12, 3 15, 2 17, 1 कितना हो गया, 18। अब गौर करिए, इस 18 में 3 से भाग लग रहा, इसीलिए इस पूरे संख्या में 3 से भाग लगेगा। और ये काम आपको मने मन कर लेना, आपको पता रहेगा तब ना मने मन करिएगा। यानी ये आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए क्या करा। तो ये विभाज्यता का नियम कितना जरूरी है सो देख लिया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये आपका 102 से लगाए 140 में 70 हुआ, 2 से लगाए आपका कितना 35 हो गया। अब यहाँ पर 2 से लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से। यदि आप 2 से लगा दिए तो 4 चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, कि 4 आएगा ही नहीं। कहे कि जो है सो आपको 2 पहले आ चुका, और वैसे भी आप जो है सो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़े होंगे। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में आपका चैप्टर शुरू होने के पहले जो बताया गया था, तो इसमें देख लीजिए कि आपको किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो अपने कर्म के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या यदि आ गया ये, तो 4 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। वैसे 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, आप देखिएगा अंतिम अंक। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसके अंतिम अंक 2 अंक को देखिए, इकाई दहाई से क्या मिलता। अब इकाई दहाई पर हमको 24 मिल रहा है ना। अब यहाँ पर 24 में देखिए 4 से भाग लगेगा, लगेगा पूरे संख्या में 4 से भाग लगेगा, या तो अंतिम में डबल 0 आ जाए, या इकाई और दहाई के स्थान से जो संख्या बन रहा है उसमें 4 से भाग लगना चाहिए, तो आपको 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसमें 4 से लगाना ही नहीं है, 5 से। अब 5 से चेक करिए, अभी तुरंत आपको बताए थे हम, क्या बताए थे कि अंत में यदि 0 हो, उसमें किसी से लगे या ना लगे, तो आपको 2 से लगेगा, 5 से लगेगा और 10 से लगेगा। तो 5 से विभाज्यता करने ये भी बताता है कि आपका इकाई अंक या तो 0 होगा या 5 होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 5 है, तो आप 5 से लगा दीजिए, तो 5 से लगाएंगे तो क्या होगा 7, और यहाँ पर 7 से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये हो गया। 1 को नहीं लिखा जाता क्योंकि 1 वैसे भी अभाज्य संख्या आपका नहीं है, ठीक है। अब यहाँ अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, तो यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। तो इसको हम शार्प करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के पहले कुछ बेसिक बात को हम जान लेते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ बेसिक बात क्या जानते हैं सो देख लीजिए। ये आपका लघुत्तम समापवर्त है, ये आपका लघुत्तम समापवर्त है, समापवर्त, ठीक है। और ये आपका महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये लघुत्तम समापवर्त है और ये महत्तम समापवर्तक है।
लघुत्तम समावर्तक यानी इसको LCM बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लॉसो भी लिखते हैं लोग। और यहाँ पर इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये मोसो लोग GCD भी बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब यहाँ पर देखिए अपवर्त और यहाँ पर अपवर्तक है ना। लघुत्तम समावर्तक छोटी से छोटी संख्या होती है और महत्तम समावर्तक बड़ी से बड़ी संख्या होती है। आप लोग इसकी परिभाषा को पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सुन लीजिए। और पढ़े क्यों नहीं होंगे, क्लास 10th के बच्चे तो इसे भी ये क्लास आपका 5th 6th 7th में ही जो ऐसी सब बात पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, जबकि महत्तम सावर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम सावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, यहाँ पर होती है और यहाँ पर करती है, ठीक है। तो ये छोटी से छोटी संख्या जब कभी निकालने कहेगा तो समझ जाइए कि LCM निकालने बोलता है, और आपको बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा ज्ञात करिए तो समझ जाइए SCF निकालने कहता है। ये आपका LCM और SCF। और खास करके यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए ए कोई संख्या, ए मान लीजिए पहली संख्या है और बी मान लीजिए दूसरी संख्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ दो संख्या के लिए ये बात सही होगा। संख्या यदि 3 हो गया तो ये कहानी खत्म, ये काम नहीं करेगा। तो यानी ए गुने बी बराबर होता है आपका LCM गुने HCF, ठीक है। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्त गुने महत्तम समावर्तक, या ऐसे भी लिख सकते हैं लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर A गुने B बराबर क्या हो गया, LCM गुने HCF, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुने महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम A ले लें तो A यानी पहली संख्या ले ले तो क्या होगा, LCM गुने HCF बट्टे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और यदि दूसरी संख्या ले लें तो LCM गुने HCF बट्टे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और हम LCM ले लें तो LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी A गुने B बट्टे क्या हो जाएगा, HCF। और HCF ले लें यानी महत्तम समापवर्तक ले लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी A गुने B बट्टे LCM। आप इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे। अब चलते हैं विषय पर। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, आपका पहला प्रश्न है 26 और 91। देख लीजिए दो ही संख्या है और दो ही संख्या के लिए ये बात सही है, संख्या 3 तो ये भी खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 26 और 91, तो इसका क्या करना है, 26 और 91 का लघुत्तम आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, आप जो है सो अपवर्त विधि से भी कर सकते हैं, ठीक, या अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 26, तो 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे क्या होगा 13, और फिर 13 से लगाएंगे तो 1, यानी 26 बराबर 2 गुने 13, ठीक है। और 91 में आप देख लीजिए 2 से 3 से तो लगेगा ही नहीं, एक बार लगाइए 7 से, तो 7 से हम लगा देंगे क्या हो जाएगा 13, और फिर यहाँ 13 से क्या हो गया 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 91 बराबर 7 गुने 13, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका LCM क्या होगा, नहीं LCM में क्या होता है, जैसे यहाँ पर दो संख्या 3 भी रहे 4 भी रहे, यहाँ सिर्फ दो संख्या के लिए काम करेगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो सब में मिलेगा अभाज्य गुणनखंड में उसको एक बार, जो सब में मिल गया उसको एक बार।
जो नहीं मिल रहा है उस सब को हम गुना में क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इसका एलसीएम कितना होगा। देखिए 13 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। इस 13 को एक बार लिख लीजिए, जो दोनों में है एक बार लिख लीजिए। ठीक है, और क्या करिए, एक बार लिखने के बाद इसमें देखिए 2 बच गया और इसमें 7 बच गया, है कहीं नहीं ना। तो यहां पर क्या करिए, 2 को भी गुना में लिख लीजिए और 7 को भी गुना में लिख लीजिए। अब गुना करने के बाद आपको जो प्राप्त हो रहा है उसको यहां पर लिख लीजिए। तो कितना होगा, आप जो है सो 13 और 2 को गुना करेंगे, 13 दूनी कितना हो गया 26, और 26 को यहाँ पर 26 को 7 से हम गुना कर लेते हैं। यहाँ कितना 6 7 42 का 2 हो गया, बाकी कितना बचा 4, 7 दूनी 14, हाँ 4 कितना हो गया 18। तो ये आपका कितना हो गया 182 हो गया, आपका 182 को जो हो गया एलसीएम। और एचसीएफ ज्ञात करिए। अब एचसीएफ का मतलब क्या, जो दोनों में मिल गया, एचसीएफ जो दोनों में मिल जाएगा वह आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए 13 इसमें भी था और 13 इसमें भी था, दोनों में मिल रहा। यदि कुछ नहीं मिलता तो एक, यहाँ एचसीएफ कितना हो गया 13, और कोई मिलता तो उसको भी हम यहाँ पर लिखते, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 13। अब यहां पर गौर करिए कि पहली संख्या 26 और ये अब दूसरी संख्या 91, और एलसीएम कितना निकल गया 182 और एचसीएफ कितना निकल गया 13। अब दो संख्याओं का गुणनफल, यानी अब ए गुने बी करिए, ए गुने बी बराबर, तो 26 को आप 91 से गुना कर लीजिए। 26 को 91 से गुना करने के बाद देखिए आपका क्या आता है, तो यहां पर हम गुना कर लेते हैं। 26 को 91 से आप गुना कर लीजिए, कितना होगा 6 एकम 6 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। ये कितना होगा, 9 को 6 से गुना करेंगे तो 54 का 4 होगा, बाकी का कितना बचेगा 5। ये आपका कितना हो गया 9 दिन 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। अब यहां पर देख लीजिए 23 66 हो गया, ये आपका गुना करने के बाद क्या गया 23 66, यानी 2366। अब एचसीएफ को या एलसीएम को एचसीएफ से गुना कर दीजिए, एलसीएम ही लिखिए। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम गुने एचसीएफ करिए। एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। अब इसको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन इसको भी गुना करके देख लीजिए आप, 182 है, 182 है, और इसको आप 13 से गुना करिए, 13 से गुना करिएगा तो कितना होगा। ठीक है, अब फिर इसको देखिए, उतना ही आया, दोनों रिजल्ट बराबर है, लिखेंगे अतः पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या ए गुने बी भी लिख सकते हैं, बराबर आपका क्या हो गया एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुने महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ, यही सिद्ध करना था। तो अनुमान लगाइए, इस टाइप से ये प्रश्न भी बन जाएगा, इस टाइप से इस प्रश्न को भी बना लेंगे आप, और भी जो क्वेश्चन होगा इस टाइप का, आप 1 2 प्रश्न बनाने से काम नहीं चलेगा। आप जो है सो अलग अलग किताब से जो है सो प्रश्न लिख करके जितना प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे जो है सो उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो
आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इस टाइप से आप इसके और सारे कम से कम इस टाइप पर आप जो है सो 40-50 प्रश्न को सॉल्व करिए एक टाइप में। कम से कम 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे आप बैठे मैथमेटिक्स बनाने के लिए, उसके बाद लगेगा हाँ कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी आप अभी एग्जाम जो है सो देने वाले हैं या देंगे आगे, तो अभी से उसकी तैयारी में लग जाइए। एक दिन से कुछ नहीं होता, इसीलिए कठिन परिश्रम होना चाहिए। तो इस टाइप का प्रश्न बना लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 है। दूसरा है 17, 23 और 29। तीसरा है 8, 9 और 25। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से समझें। ठीक है, और शेष प्रश्न भी उसी तरीका से बनेगा। इस टाइप का कम से कम 50 प्रश्न बनाइए। छोटे छोटे संख्या, बड़ी बड़ी संख्या को बनाइए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है आपका 12, 15 और 21। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, भाग विधि से नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसा कि इसके पहले प्रश्न में बताए हैं आपका। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से कितना हो गया 6, 2 से कितना हो गया 3 और 3 से 1। ठीक है, 15 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगा दे? नहीं, क्यों? क्योंकि इकाई स्थान, इन्हें की संख्या छोटी है, देख रहे हैं, नहीं लगेगा। इकाई स्थान 5, 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से 5 और 5 से 1। ठीक, 21 में आपका 3 से 7 और 7 से 1। ठीक है, इतना हो गया। अब गौर करिए, 12 बराबर क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 3। 15 बराबर क्या हो गया 3 गुने 5 और 21 बराबर 3 गुने 7। क्या निकालने कहता है? एचसीएफ और एलसीएफ। इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना, जो सब में मिल रहा है। 2 देखिए इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, ये 2 की कहानी खत्म है। 3 देख लीजिए, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, जो तीनों में है वही आपका एचसीएफ हो गया। इसके अलावे भी और कोई संख्या दी रहती तो उसको भी हम गुना में लिख लेते। ठीक है, तो सभी में क्या है एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 3, जो सभी में उभयनिष्ठ है। और एलसीएम, एलसीएम क्या बताए थे, जो सब में मिलेगा उसको एक बार। तो सब में क्या मिल गया 3, उसको हम एक बार लिख लिए। बाद बाकी देखिए, इसमें 2 है और इसमें नहीं है, इसमें 5 है इसमें नहीं, 7 है किसी में, क्या बोले, जो मिल जाएगा उसको एक बार, और जो नहीं मिलेगा सबको गुना में। तो यहाँ देखिए 2 गुने 2 गुना में लिख लिए, फिर आपका 5 गुना में आ गया और फिर 7 गुना में आ गया। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए सबको, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 सत्ते 6 सत्ते 42 420। ये आपका 420 हो गया, बन गया। यही तो निकालना था, यानी एचसीएफ और एलसीएफ। तो ये प्रश्न बन गया। इसी टाइप से आप इस प्रश्न को भी बना लीजिएगा और इसी टाइप से इस प्रश्न को भी बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है सो 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पर लिखते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एचसीएफ, एचसीएफ कितना है प्रश्न में आपका 306 और है आपका 657, 657 ये बराबर 9 दिया है आपका। ठीक है, यानी 306 और 657 का महत्तम समावर्तक 9 दिया है। तो कहता है एलसीएम, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए कीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि करना क्या है आपको। अभी तुरंत कुछ देर पहले हम बताए थे आपको कि ए बराबर कितना दिया, 306 है। बी बराबर कितना है, 657 है। यानी ए पहली संख्या देख लीजिए इतना दिया है, दूसरी संख्या इतना था। मान लीजिए ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तथा आपका HCF दिया, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कितना हो गया 9। तो इसीलिए एलसीएम कहता है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, ए गुने बी और बट्टे का HCF, यही ना। ए गुने बी कितना 306 अगुने 657, अब बट्टे कितना हो जाएगा 9। काटिए, जिसको काट लीजिए, दोनों कटेगा, 6 3 9 और 6 5 11 7 18, दोनों कट रहा है। काट लीजिए इसको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, काटते हैं इसको। 9 7 63, यहाँ 65 था, ये आपका 63 है। तो 9 7 63, कितना बच गया 2, 27 हो गया। तो 9 3 27, यानी 306 गुने 73। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए। 306 को आप 73 से गुना कर लीजिए। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 6 18, 3 9, 6 7 42 और 7 21, ये 8 हो गया, 3 हो गया, 9 4 13 का 3 हो गया, 1 1 2 हो गया और 2 हो गया, ये कितना हो गया 22 338। ठीक है, यानी 22,338, 22,338, यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप का कोई भी प्रश्न बन जाएगा। इसमें आपको यहाँ कहता है एलसीएम ज्ञात करिए, इसी में कहता है HCF ज्ञात करिए, तो आप सूत्र लगा देते, एलसीएम नीचे चला जाता। इसमें आपको कहता पहली संख्या ज्ञात करिए, दूसरी संख्या ज्ञात करिए, इसी सूत्र पर आपका निकल जाता। जो सूत्र 4 बताए हैं उसी में आपका निकल जाता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप अच्छी ढंग से समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। फिर से प्रश्न को देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको हम बताए होंगे कि इकाई अंक यदि 0 है, इकाई अंक यदि 0 होगा तो उसमें 2 से हर हाल में भाग लगेगा, 5 से हर हाल में भाग लगेगा और 10 से हर हाल में भाग लगेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि 0 पर समाप्त होगा तो 5 से भी भाग लगेगा, लेकिन 6 के गुणनखंड में 5 आएगा नहीं, यानी कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पर 6 पर पावर n है, तो 6 पर पावर n है, तो 6 का देख लीजिए, यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से कितना होगा 3, और ये आपका 3 से क्या हो गया 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुने 3 पर पावर n होगा, यानी क्या, या तो ये 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n के रूप का होता है। अब यहां पर देखिए, ये या तो 2 पर पावर n के रूप का आएगा और 3 पर पावर n के रूप के आएगा, नहीं, इसके अलावे यह किसी भी रूप में नहीं आएगा। यानी क्या है, ये अद्वितीय गुणनखंड है, इसका अद्वितीय गुणनखंड हो गया, आपका अद्वितीय गुणनखंड हो गया। क्या है कि आपको अंगणित के आधारभूत प्रमेय में ही बतलाता है कि किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, अपने क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये आपका अद्वितीय गुणनखंड है। तो यदि 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, 0 पर
समाप्त होगा तो उसमें 5 से भी भाग लगेगा, जो कि संभव नहीं है। काहे कि ये कर्म के बिना अद्वितीय है, दूसरी संख्या आ नहीं सकती अभाज्य संख्या 5, और 5 से भाग लगेगा यानी 5 उसका गुणनखंड होगा, तभी वह 0 पर समाप्त हो सकता है। अर्थात आप यदि 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा तो उसमें 5 से भी भाग लगेगा, जो कि संभव नहीं है। अतः 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, समझ गए प्रश्न को? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी ये कहता है कि ये संख्याएं और ये संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है। तो आइए चेक करते हैं क्यों है। 7 गुने 11 गुने 13 अजोड़ 13, गौर करिए, यहां से यहां तक गुना में है यानी 1 है, और यहाँ जोड़ का चिन्ह है और ये 13, तो 13 दोनों में है। 13 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गुने 11 बच जाएगा, और फिर यहाँ 13 चला गया तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ पर देखिए ये 13 हो गया, और 11 को 7 से यानी 7 को 11 से, बात बराबर है, 11 7 77, जोड़ कितना हो गया 1, 78, ये गुना में क्या हो जाएगा 78। तो आप ये देख लिए कि आपको जहाँ सो 13 दोनों में था, 13 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 7 गुना 11 बचा और इसमें 1 बचा। ठीक है, यहाँ 13 और 11 7 77, एक कितना हो गया 78। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करके 13 गुने यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ 78 है तो 2 से 39 हो गया, 3 से 13 हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसको, आपको 2 गुने 3 गुने 13, या इसको पहले भी लिख सकते हैं 13 गुने 13 गुने 2 गुने 3। तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आ गया ये। अब दूसरी संख्या देखते हैं क्या, तथा अब ये संख्या है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। देख लीजिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। क्या कर सकते हैं, 5 को तो निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं, क्या 7 गुने 6 बच गया, फिर क्या बच गया, 5 तो निकल लिए हैं, 4 हो गया, गुने 3 हो गया, गुने 2 हो गया, गुने 1, और जोड़ क्या बच गया 1 बच गया। अब यहाँ पर 5, इस सब को गुना करिए, गुना करके कितना होगा आपका 6 7 42 हो गया, और आपका 4 या 12 दूनी 24 एकम 24 हो गया। ये आपका 42 और 24 को गुना करिए, 42 और 24 को आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 8, ये आपका 8 हो गया, 0 हो गया, और ये 10 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 1008, जोड़ आपका ये 1 है। अब इसको 5 गुने 1009 कर दे, ये आपका 1009 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 5 गुने 1009 हो गया। ये भी जो है सो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त है। तो हम यहाँ पर देखें कि ये भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में व्यक्त है, और ये भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में व्यक्त है। लिख सकते हैं दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या के गुणनफल में है, गुणनफल में है, अतः ये संख्याएं क्या भाज्य, अतः ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोग के साथ। बहुत तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।